हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ नेशनल कैरियर एकेडमी। आज हम लोग सेकंड सीरीज करने वाले हैं सफल टेस्ट सीरीज की। देखिए 120 क्वेश्चंस बेटा यहाँ पर होंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन 480 मार्क्स के होंगे। इस टेस्ट सीरीज को बार बार सॉल्व कीजिए और देखिए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये आपके एग्जाम के लिए जरूर हेल्पफुल होगी। हम लोग इस सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु का खंड है। राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु का खंड कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट बी, सेकंड है फोर्थ बी, थर्ड है फर्स्ट सी और फोर्थ है सेकंड बी। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? फर्स्ट सी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान को कितने जलवायु खंडों में बांटा गया है? कितने जलवायु खंडों में राजस्थान की जलवायु को बांटा गया है बेटा? यहां पर 10 जलवायु खंडों में इसका विभाजन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, लोबिया का वैज्ञानिक नाम है। लोबिया का वैज्ञानिक नाम कौन सा होगा? वेगना साइनेंसिस। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से बोनलेस मांस है कौन है बेटा? चवला या काउपी। नेक्स्ट, पूसा वैसाखी किसकी किस्म है? किसकी किस्म होगी बेटा जी? विग्ना रेडिएटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोट की बीज दर होती है। मोट की बीज दर कितनी होगी? 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। नेक्स्ट देखते हैं, चने में प्रोटीन की मात्रा होती है। आंसर दीजिए, चने में कितनी प्रोटीन की मात्रा होगी? बताइए, कमेंट कीजिए। चने में प्रोटीन की मात्रा होती है, कितने परसेंट चने में प्रोटीन होता है? 23%, 24%, 25% या 21%? कितने परसेंट प्रोटीन होगा बेटा? 21%। आगे बढ़ते हैं, अरहर में परागण होता है। अरहर में कौन सा परागण होगा? बहुधा पर परागण यहां पर पाया जाएगा। दलहनी फसलों के प्रमुख हानिकारक कीट है। कौन से कीट दलहनी फसलों को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाएंगे बेटा? फली छेदक। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहां पर स्थित है? कानपुर के अंदर। नेक्स्ट, निपिंग क्रिया किस फसल से संबंधित है? तो निपिंग क्रिया किस फसल से संबंधित होती है? चने से। किससे संबंधित रहेगी बेटा? ये चने से संबंधित रहती है। दलहनी फसलों में प्रथम संकर किस्म किस फसल की आई है? किसकी आई है बेटा? अरहर की, रेड ग्राम की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, असत्य को पहचानिए। गन्ना, इसमें जलमांग कितनी है बेटा? 1500 to 2500 mm। धान में कितनी है? 900 से 1200 mm। गेहूं में कितनी है? 450 से 650 mm। और मक्के में कितनी है? 500 to 800 mm। तो बेटा इनमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी यहां पर इनकरेक्ट होगा कि धान में जल मांग कितनी है? 900 से 1200 mm। नेक्स्ट देखिए, एक खेत से लिए गए नमूने का भार 500 ग्राम है। ओवन में सुखाने के बाद इसका ग्राम 325 ग्राम रह जाता है। तो नमी का परसेंट होगा कितना परसेंट होगा? 42.8% या 35% या 65% या फिर 53.8%। तो बेटा इसका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, 53.8%। क्वेश्चन नंबर 15, सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहां पर सही मिलान कौन सा होगा बेटा? देखिए, ए का कौन सा मिलान होगा? सेकेंड। केओलिन का मिलान कौन सा होगा बेटा? ये एक प्रकार का परावर्तक होता है। PMA, ये क्या है बेटा? ये एक प्रकार का पर्ण रंध्र को बंद करने वाला होता है, यानी स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप होता है। और डी का आंसर क्या जाएगा? डी का जाएगा फर्स्ट, वृद्धि अवरोधक होता है। ये ग्रोथ रिटार्डेंट होता है। तो बेटा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, सुसुप्त बीज में यांत्रिक विधि द्वारा बीज का आवरण हटाना कौन सी विधि द्वारा होता है? कौन सी विधि द्वारा होगा बेटा? इस विधि को अपन क्या कहते हैं?
स्कैरिफिकेशन। क्या कहेंगे अपन इसको? स्कैरिफिकेशन कहा जाता है, जिसमें सुसुप्तावस्था में बीज का आवरण हटाया जाता है। नेक्स्ट, सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? सोयाबीन में कितने परसेंट ऑयल होगा? बताइए, एक बार आंसर कीजिए इसका। 20% होगा या 40% होगा, 30% होगा या 50% होगा? क्वेश्चन नंबर 17, आंसर दीजिए इसका। कितना परसेंट ऑयल होगा बेटा? 20%। नेक्स्ट, निम्न में से किस पोषक तत्व को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है? किसको कहा जाएगा बेटा? मॉलिब्डेनम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पौधे में लोहे की अनिवार्यता को निम्न में से किसने खोजा था? किसने खोजा था? ईग्रिस ने। किसने खोजा था बेटा जी? ईग्रिस ने। पौधों में लोहे की अनिवार्यता की खोज किसने की थी? ईग्रिस ने की थी। निम्न में से WCC 75 किस्म किसकी है? किसकी है बेटा जी? बाजरे की। किसकी किस्म होगी? WCC 75 बाजरे की किस्म होती है। नेक्स्ट देखिए, मूल व प्ररोह विभेदन प्रेरित करने के लिए MS माध्यम में निम्नलिखित में से किस वृद्धि नियंत्रक युग्म को मिलाया जाता है? बेटा, अगर मूल और प्ररोह विभेदन हो तो हमेशा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का यूज किया जाता है। तो बेटा आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। किसके लिए? मूल और प्ररोह के विभेदन के लिए हम लोग ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक प्रक्रिया है जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरित हो जाते हैं बेटा। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाई मिल करके कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो बेटा इसका आंसर क्या जाएगा? प्रकाश संश्लेषण जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बोर्डो मिश्रण का पहली बार किसके नियंत्रण के लिए उपयोग किया गया था? किसके नियंत्रण के लिए इसका उपयोग किया गया था बेटा? तो कौन सा रोग था? अंगूर का मृदु रोमिलता आसिता रोग था, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन। ये डिजीज के लिए हम लोग बोर्डो मिश्रण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अनार का NRC उपस्थित है। अनार का NRC कहां पे उपस्थित है बेटा जी? नागपुर में अनार का NRC उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर भारत में अंगूर की कटाई छटाई के लिए का समय है। कौन सा समय अंगूर की कटाई छटाई के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होता है? दिसंबर और जनवरी का समय। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान के किन जिलों में कीनू अधिकतम उत्पादन होता है बेटा? तो एक है गंगानगर और एक है हनुमानगढ़। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गंगानगर और हनुमानगढ़। किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? कीनू के अत्यधिक उत्पादन के लिए जाना जाता है। ग्रेनुलेशन कौन सी फलदार फसल का पादपकारिकी की विकार है? पादपकारिकी विकार किस फसल के लिए होगा बेटा? नींबू के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत होगा? जरा ऑप्शन देखिए। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान 1968, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर 1968। ऑप्शन नंबर बी है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान 1969 और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ब्यूरो 1969। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो 1976 या नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स 1976। और बेटा ऑप्शन नंबर डी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR 1929, ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1929। तो बेटा इनमें से कौन सा आंसर रॉन्ग है बेटा? तो कौन सा आंसर रॉन्ग होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान 1969। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं, कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? आम एनाकार्डियसी सही है, नींबू वर्ग या रूटेसी ये भी करेक्ट है बेटा, पपीता
कैरिक एसिड, यहां पर रॉन्ग कौन सा होगा बेटा, आंवला पुनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। जैविक कीटनाशी जो गुलदाउदी के पुष्पों से प्राप्त की जाती है, गुलदाउदी के पुष्पों से प्राप्त की जाने वाली जैविक कीटनाशी का नाम क्या है, देखिए पायरेथ्रम। क्या नाम होगा बेटा जी, पायरेथ्रम जैविक कीटनाशी का नाम होगा, जो किससे प्राप्त की जाती है, गुलदाउदी या क्राइसैंथेमम प्लांट से प्राप्त की जाती है। अच्छा, मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है, मुर्गियों में जो रानीखेत बीमारी है या फिर रानीखेत डिजीज ऑफ पोल्ट्री इज कॉज्ड बाय, इसका कॉज क्या है बेटा, विषाणु या वायरस है। ये किसकी वजह से होता है, वायरस या विषाणु की वजह से होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस समूह में नस्लों का समूह भिन्न है, यहां पर सोनारी भेड़, भदावरी भैंस, बारबरी बकरी और मिनोरका सुअर। तो बेटा कौन सा गलत है यहां पर, कौन सा भिन्न है यहां पर, मिनोरका स्वाइन या मिनोरका सुअर। पशु आवास में एक वयस्क गाय को कितने खुले स्थान की आवश्यकता होती है, कितने खुले स्थान की आवश्यकता हो सकती है बेटा, 7 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। देखिए बेटा, मैं एग्रीकल्चर नहीं पढ़ाती हूं, तो अगर कोई दिक्कत हो, कोई आंसर यहां पर इनकरेक्ट हो, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, आप अपना आंसर कमेंट में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न कथन को ध्यान से पढ़िए एवं उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, ग्रामीण क्षेत्र में 80% से अधिक परिवार पशुओं को अपने घर में ही रखते हैं, घर पर ही पालते हैं। कथन बी, राजस्थान के सकल घरेलू उत्पादों में 9.16% योगदान पशुपालन का है। थर्ड है, लघु एवं सीमांत किसानों की 60% आय पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय से होती है। तो बेटा यहां पर ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट है, एक बार कमेंट करके बताइए, यहां पर कौन कौन से कथन करेक्ट है बेटा, बताइए, आंसर बताइए। क्या सच में ग्रामीण क्षेत्रों में 80% से अधिक परिवार पशुओं को अपने घर पे पालते हैं, ये करेक्ट है। ज्यादातर घरेलू उत्पाद, राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में 9.16% योगदान पशुपालन का है, ये भी करेक्ट है बेटा। लास्ट है, लघु एवं सीमांत किसानों की 60% आय पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय से होती है, ये भी करेक्ट है। तो बेटा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड, कथन ए, बी व सी तीनों ही क्या है, सही। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2021 व 22 में भैंसों के दुग्ध उत्पादन मात्रा में राजस्थान की श्रेणी पूरे भारत के राज्यों में से कौन सी है, आंसर कमेंट कीजिए। सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है या प्रथम है, फर्स्ट है, बताइए, आंसर कमेंट करके बताइए, कौन सी श्रेणी हमारे राजस्थान की है बेटा, कौन सी श्रेणी होगी बेटा जी, सेकंड। सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन भैंसों का दुग्ध उत्पादन कहां पे होता है, भारत में, राजस्थान में होता है। ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन का उपयोग गोवंश में बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है, कौन सी बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाएगा, एंथ्रेक्स के, ब्लैक क्वार्टर के, खुरपका या मुंह पका के, या गलघोटू के, किसके लिए किया जाता है बेटा, ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन का यूज किसमें किया जाएगा, फूट एंड माउथ डिजीज के लिए या खुरपका और मुंह पका रोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, किस हार्मोन के कारण दुग्ध स्रावित होता है, तो बेटा दुग्ध स्रावन के लिए एक हार्मोन जिम्मेदार होता है जिसको हम लोग लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, और इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीटोसिन। तो दुग्ध स्रावण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होगा, ऑक्सीटोसिन। दुग्ध स्रावण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है बेटा, कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होगा, ऑक्सीटोसिन, जिसको और क्या कहा जाता है, लव हार्मोन भी कहा जाता है।
नेक्स्ट देखिए, शरीर भार के अनुसार 100 किलोग्राम पशु शरीर भार पर कितने किलोग्राम साइलेज की मात्रा प्रतिदिन खिलाई जाती है? कितने किलोग्राम साइलेज प्रतिदिन खिलाया जाएगा बेटा जी? 2 किलोग्राम। कितने किलोग्राम? 2 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 39, एक पशु शक्ति चालित उपकरण में 1 हेक्टेयर भूमि जुताई के लिए संचालक को लगभग कितनी दूरी तक चलना पड़ता है? कितनी दूरी तक चलना पड़ेगा बेटा? 64 किलोमीटर तक, 64 किलोमीटर तक चलना पड़ सकता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, एंटीपायरेटिक औषधि कौन सी है? क्या ये क्विनिन है, या एस्पिरिन है, या सैलिसिलिक अम्ल है, या उपरोक्त सभी है? तो बेटा यहां पर सभी क्या है? एंटीपायरेटिक ड्रग के अंदर या मेडिसिन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बायोलॉजी के सेशन पर अपन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाले प्रोटोप्लाज्मिक संयोजन कहलाते हैं। द माइन्यूट प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन सेल्स आर कॉल्ड। ठीक है बेटा, तो कौन से होंगे? क्लाज्मेटा होंगे, प्लाज्मोडेस्माटा होंगे, टेक्टाइल फाइबर्स होंगे, या अल्ट्रासेल्युलर स्ट्रैंड्स होंगे। तो देखिए बेटा, यहां पर दो सेल्स के बीच में, दो प्लांट सेल के बीच में पाए जाने वाले जंक्शन को अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है और ये एक टाइप का गैप जंक्शन का क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। तो दो प्लांट सेल के बीच में क्या पाया जाता है बेटा? ये जो पोर आपको दिखाई दे रहा है, इसको अपन क्या कहेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा कहेंगे। प्लाज्मोडेस्माटा इसको कहा जाएगा। प्लाज्मोडेस्माटा किसका एग्जाम्पल है बेटा? प्लाज्मोडेस्माटा एक टाइप के गैप जंक्शन का एग्जाम्पल होता है, अंतराली संधि का उदाहरण होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जेट 2021 में कि अंतराली संधि का उदाहरण है कौन सा है बेटा? प्लाज्मोडेस्माटा अंतराली संधि का उदाहरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सेल ईटिंग क्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ सेल ईटिंग इज कॉल्ड। तो हमारी बॉडी में बेटा सेल्स के थ्रू कोशिकाओं के द्वारा दो प्रकार की क्रिया की जाती है, एक तो कोशिका पायन और एक होता है बेटा कोशिका भक्षण। कोशिका पायन और कोशिका भक्षण क्या होगा देखते हैं अपन। दो प्रकार की क्रियाएं पाई जाएंगी, एक कौन सी होगी बेटा? कोशिका पायन, और एक होती है बेटा कोशिका भक्षण। कोशिका पायन का मतलब होता है, पायन का मतलब होता है बेटा पीना। पीना किसको पीना? एक प्रकार के विषाक्त द्रव को पीना। जब कोई कोशिका एक विषाक्त द्रव को अपने अंदर ले लेती है, अपने अंदर ग्रहण कर लेती है, तो इसी को अपन क्या कहते हैं? कोशिका पायन या सेल ड्रिंकिंग। क्या कहेंगे? सेल ड्रिंकिंग कहेंगे। और इसी को अपन क्या कहते हैं बेटा? इसी प्रोसेस का नाम होता है पिनोसाइटोसिस। इसी का नाम क्या होता है? पिनोसाइटोसिस। और अगर बैक्टीरिया या कोई मृत कोशिका को कोई दूसरी कोशिका खा जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं? सेल ईटिंग। वापस से सुनिए, अगर कोई बैक्टीरिया है या कोई मृत कोशिका है तो बेटा ये आपके शरीर में संक्रमण फैला सकती है। इसके लिए कई सारी हमारे पास में फैगोसाइटोटिक सेल होती हैं जो कि कोशिका भक्षण का कार्य करती हैं। कोशिका भक्षण क्या होता है? एक बैक्टीरिया कोशिका या मृत कोशिका को किसी दूसरी कोशिका द्वारा खा लेना या भक्षण कर लेना क्या कहलाता है? कोशिका भक्षण कहलाता है, जिसको अपन और क्या कहेंगे? सेल ईटिंग। और इसी प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे बेटा? फैगोसाइटोसिस कहेंगे बच्चों। और फैगोसाइटोसिस हमेशा किसके लिए किया जाता है? एक तो बैक्टीरिया के लिए किया जाएगा,
किसके लिए किया जाएगा बेटा? एक बैक्टीरिया के लिए किया जाता है, वह किसके लिए किया जाएगा? मृत कोशिका के लिए। और ज्यादातर फैगोसाइटोसिस कौन सी कोशिकाएं दर्शाती हैं बेटा जी? कौन सी कोशिकाएं ज्यादातर फैगोसाइटोसिस दर्शाएंगी? मैक्रोफेज। कौन दर्शाएगा? मैक्रोफेज कोशिकाएं ज्यादातर फैगोसाइटोसिस दर्शाने का कार्य करती है। नेक्स्ट देखिए, मुसला जड़ें हमेशा होती हैं। अ टैप रूट इज ऑलवेज धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, धनात्मक जलानुवर्ती, या धनात्मक प्रकाशनुवर्ती, या धनात्मक जलानुवर्ती, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, धनात्मक जलानुवर्ती, ऋणात्मक जलानुवर्ती और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। तो बेटा इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो हम देखते हैं कि मुसला जड़ें गुरुत्वाकर्षण के साथ में चलती हैं, इसलिए ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होंगी, और जल के साथ साथ में ये नीचे की ओर बढ़ती है, इसलिए इसको अपन और क्या कहेंगे? धनात्मक जलानुवर्ती भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। किसमें लिंग गुणसूत्रों की संख्या समान होती है? तो बेटा किसमें लिंग गुणसूत्रों की संख्या समान होगी? ऑप्शन सामने है। ऑप्शन नंबर ए है सुपर फीमेल, ऑप्शन नंबर बी है टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और ऑप्शन नंबर डी है डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? कमेंट कीजिए एक बार, बताइए कौन सा यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा? किसमें लिंग गुणसूत्रों की संख्या समान होगी? बताइए। देखिए बेटा, सुपर फीमेल में क्या होगा? 44 तो ऑटोसोम होंगे और 3 एक्स क्रोमोसोम होंगे, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? सुपर फीमेल। यहां पर एक सामान्य मादा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44 प्लस XX। यहां पर एक लिंग गुणसूत्र और बढ़ जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? सुपर फीमेल। तो यहां पर लिंग गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो गई? वृद्धि हो गई, तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा। ये क्या होगा बेटा? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम कौन सा सिंड्रोम होगा बेटा? इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे? 44 प्लस X0। यहां पर बेटा एक X गुणसूत्रों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, इसीलिए यहां पर एक X गुणसूत्रों की कमी के कारण ये भी इसका आंसर नहीं होगा। फिर आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इनमें 44 प्लस XXY आएंगे, इनमें गायनेकोमेस्टिया आते हैं बेटा। ये एक ऐसे ह्यूमंस होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों के लक्षण पाए जाएंगे, यानी ये नर तो है पर नर किसके साथ में है? मादा के लक्षणों के साथ में। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम यहां पर क्या होता है बेटा? 21वां गुणसूत्र, 21वें गुणसूत्र की क्या हो जाती है? ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी हो जाती है, इसकी वजह से 21वां गुणसूत्र 3 बार आता है, जबकि लिंग गुणसूत्र क्या रहेगा? समान रहेगा। तो बेटा आंसर कौन सा करेक्ट होगा? आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट होगा, डाउन सिंड्रोम। क्यों अपन ने डाउन सिंड्रोम को यहां पर करेक्ट किया है? यहां पर लिंग गुणसूत्र में कोई चेंजेस नहीं है। किसमें चेंज हो रहा है? ऑटोसोम में, यानी कायिक गुणसूत्र में बदलाव हो रहा है। कायिक गुणसूत्र में भी कौन सा गुणसूत्र? 21वें गुणसूत्र की क्या हो रही है? ट्राइसोमी हो रही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। नेक्स्ट देखेंगे, एक बीजपत्री को द्विबीजपत्री से किसके द्वारा भिन्न कर सकते हैं? पहला है बेटा पर्ण विन्यास, दूसरा है पुष्पदल विन्यास, तीसरा है शिरा विन्यास और चौथा है वर्णेशन। तो बेटा यहां पर आंसर क्या आना चाहिए? वेनेशन या शिरा विन्यास। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों में शिरा विन्यास में क्या होता है बेटा जी? अंतर होता है। अगर कोई पादप एक बीजपत्री है, पादप कैसा है बेटा? अगर एक बीजपत्री है तो वहां पर कौन सा विन्यास आएगा?
समानांतर शिरा विन्यास आएगा, यानी पैरेलल वेनेशन आएगा। और अगर वही पादप द्विबीजपत्री है तो बेटा ऐसे पादपों में जो शिरा विन्यास होता है वो जालिकावत होता है। जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है बच्चों। और जालिकावत शिरा विन्यास इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे बेटा? रेटिक्यूलेट वेनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? रेटिक्यूलेट वेनेशन कहेंगे। ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर पादप में भी दो प्रकार के वेनेशन यानी शिरा विन्यास पाए जाते हैं। एक बीजपत्री में शिरा विन्यास हमेशा समानांतर प्रकार का होता है और द्विबीजपत्री में शिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाएगा। ये जो शिरा विन्यास पाया जाएगा बेटा ये समानांतर प्रकार का होगा। और इसमें जो शिरा विन्यास पाया जाएगा वो किस प्रकार का होगा बेटा जी? जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहां पे क्या करेक्ट होगा बेटा जी? ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट होगा, शिरा विन्यास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 46। लाल बर्फ का कारण है, रेड स्नो इज कॉज्ड बाय। तो बेटा रेड स्नो के पीछे एक एल्गी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये एल्गी होती है बेटा क्लोरोफाइसी का मेंबर। तो यहां पर आंसर कौन सा करेक्ट होना चाहिए? तो यहां पर मेरे हिसाब से आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। एक तो होगा क्लेमाइडोमोनास निवेलिस और एक होगा हेमाटोकोकस निवेलिस। बेटा ये दोनों ही किसके मेंबर हैं? ये दोनों ही क्या हैं? शैवाल। ये दोनों ही क्या है? शैवाल है। तो आपने पढ़ा होगा कि शैवाल तीन प्रकार के होते हैं, लाल शैवाल, हरी शैवाल और भूरी शैवाल, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी। यहां पर शैवाल ये कौन से प्रकार की शैवाल है बेटा? ये हरी शैवाल है। कौन से प्रकार की शैवाल है? हरी शैवाल है, जिसको अपन क्या कहेंगे? क्लोरोफाइसी कहेंगे। क्लोरोफाइसी में ये जो रेड स्नो होता है यानी लाल बर्फ का कारण है, ये कौन से पिगमेंट के कारण बेटा, कौन से वर्णक के कारण लाल रंग देते हैं? तो बेटा वर्णक का नाम क्या है? कैरोटिनॉइड वर्णक होता है। और ये कैरोटिनॉइड वर्णक किस रंग का होगा? लाल रंग का, जिसको अपन क्या कहते हैं? एस्टाजेंथिन। इस वर्णक का नाम क्या होगा बेटा जी? एस्टाजेंथिन होगा। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। लाल बर्फ का कारण होता है, कौन सा कारण होगा? क्लेमाइडोमोनास निवेलिस और हेमाटोकोकस निवेलिस। ये दोनों ही क्या है? एक प्रकार के शैवाल है। ध्यान रखिएगा हेमाटोकोकस, कोकस देखते ही बैक्टीरिया मत कर देना, ये क्या है बेटा जी? शैवाल है। शैवाल कौन सी शैवाल है? हरी शैवाल है, क्लोरोफाइसी है। क्लोरोफाइसी इस रेड स्नो के पीछे क्या रीजन होता है बेटा? लाल कैरोटिनॉइड वर्णक होता है जिसका नाम क्या है? एस्टाजेंथिन, जो कि बर्फ पे लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट देखिए, फेंड्रोगैम्स में सम्मिलित है। तो बेटा जब अपन पादपों को विभाजित करते हैं, पादपों को विभाजित करेंगे तो बेटा पादप के दो प्रकार होते हैं। एक जो बीजाणु उत्पन्न करे और एक जो क्या उत्पन्न करे? बीज उत्पन्न करे। जो बेटा बीजाणु उत्पन्न करते हैं उनको अपन कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। क्या कहेंगे? क्रिप्टोगेम्स कहेंगे। क्रिप्टोगेम्स में हमारे पास में तीन उदाहरण है बेटा। एक होगा थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा।
ध्यान रखिएगा, थैलोफाइटा में बेटा दो प्रकार के जीव आएंगे, एक तो कवक आएगा जिसको अपन फंजाई कहते हैं, और एक क्या आएगा, शैवाल। दोनों की बॉडी थैलिस के समान होती है, इसको इसीलिए इनको कहां पे रखा जाएगा, थैलोफाइटा में। दूसरा होता है बेटा जो बीज उत्पन्न करे, बीज उत्पन्न करने वाले पादपों को हम लोग क्या कहेंगे, देखिए क्या कहेंगे बेटा, फेनरोगेम्स कहेंगे। क्या नाम देंगे, फेनेरोगेम्स कहेंगे। फेनरोगेम्स भी दो टाइप के होते हैं, यहां पर बीज भी कितने टाइप के होंगे बेटा, दो टाइप के। ऐसे पादप जिनमें बीज नग्न पाए जाए, और ऐसे पादप जिनमें बीज फल भित्ति द्वारा आवृत। बीज किसके द्वारा आवृत हो, बीज फल भित्ति द्वारा आवृत। इसके कितने टाइप होंगे बेटा, जिनके बीज नग्न पाए जाते हैं आप उनको किस नाम से जानेंगे, जिम्नोस्पर्म के। इनको अपन क्या कहेंगे, जिम्नोस्पर्म कहेंगे, अनावर्त बीजी कहा जाता है। और जिनके बीज फल भित्ति द्वारा आवृत हो उनको अपन क्या कहेंगे, एंजियोस्पर्म। क्या कहेंगे बेटा जी, एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी। तो ध्यान रखिएगा, जिम्नोस्पर्म को अपन अनावर्त बीजी कहते हैं क्योंकि इन पर कोई आवरण नहीं पाया जाता, और एंजियोस्पर्म को अपन आवर्त बीजी कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर फल भित्ति का क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। तो बेटा देखिए, फेनेरोगेम्स का उदाहरण होता है, तो देखिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फेनेरोगेम्स का उदाहरण क्या है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हिंदी में बताइए, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। एस.आर. कश्यप एक महान भारतीय है बेटा, और आपको पता होना चाहिए इनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइटा भी कहते हैं। इट मींस ये एक प्रकार के ब्रायो विज्ञानी हैं या ब्रायोलॉजिस्ट है। फादर ऑफ या फिर आप ये लिख सकते हैं इंडियन फादर ऑफ ब्रायोफाइटा। और जो ब्रायोफाइटा पर अपना अध्ययन करे ऐसे लोगों को या फिर ऐसे वैज्ञानिकों को अपन क्या कहते हैं, ब्रायोलॉजिस्ट कहते हैं, ब्रायो विज्ञानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में अधिक जल अवशोषण किसके द्वारा होता है बेटा, किसके द्वारा होगा, मूल गोप के द्वारा होगा, नहीं। मूल शीर्ष के द्वारा होगा, नहीं। क्या विभज्योत्तकीय क्षेत्र के द्वारा होगा, नहीं। तो किसके द्वारा होगा, मूल रोम के द्वारा सबसे ज्यादा पादप में जल अवशोषण होता है। नेक्स्ट, जब एक एंथर और स्टिग्मा एक ही समय पर क्या हो जाए बेटा, परिपक्व हो जाए, तब इसे कहते हैं। तो देखिए बेटा, एक होती है होमोगेमी और एक होती है हेटेरोगेमी। होमोगेमी में स्टिग्मा व एंथर एक साथ परिपक्व होते हैं, जबकि हेटेरोगेमी में ऐसा नहीं होता। यहां पर एंथर और स्टिग्मा दोनों ही अलग अलग क्या होंगे, परिपक्व होंगे। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि होमोगेमी किसका उदाहरण होगा यानी परागण में, और हेटेरोगेमी किस परागण का उदाहरण होगा। इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा, स्टिग्मा व एंथर एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं। ठीक है बेटा जी, तो होमोगेमी किसको ज्यादा बढ़ाता है बेटा, तो ये स्वपरागण को ज्यादा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है।
और हेट्रोगेमी किसको ज्यादा बढ़ाएगा? ये पर परागण वह किसके लिए जिम्मेदार होता है? जिटोनोगेमी के लिए। ध्यान रखिएगा। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? जब एंथर व स्टिग्मा एक ही समय पर परिपक्व होते हैं तब इसे क्या कहा जाएगा? होमोगेमी। क्या कहा जाएगा बेटा जी? होमोगेमी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु स्त्राव सामान्यतया पाया जाता है किसमें? किन पादपों में गटेशन सबसे कॉमन होता है? तो बेटा इन पादपों का नाम है होता है शाकीय पादप। इसका एग्जाम्पल है घास कुल के जो पादप होते हैं इनके अंदर गटेशन की क्रिया सबसे ज्यादा पाई जाती है। आपने देखा होगा गेहूं और घास वर्ग के पादपों में सुबह सुबह या फिर मॉर्निंग के टाइम पे हम लोगों को बूंदे दिखाई देती है जल की। इसी को अपन क्या कहते हैं? बिंदु स्त्राव। बेटा बिंदु स्त्राव या गटेशन के पीछे कारण क्या होता है? तो इसका रीजन क्या होगा गटेशन का? ठीक है बेटा, गटेशन का रीजन क्या होगा? रूट प्रेशर, रूट प्रेशर होगा, रूट प्रेशर या मूल दाब इसका मुख्य कारण होगा। और गटेशन के लिए कौन से रंध्र या स्टोमेटा जिम्मेदार होते हैं बेटा? तो स्टोमेटा को अपन क्या कहेंगे? हाइड्रेथॉट्स। हाइड्रेथॉट्स, हाइड्रेथॉट्स के नाम से इनको जाना जाता है। तो बिंदु स्त्राव सबसे ज्यादा शाकीय पादप या हर्बेशियस प्लांट्स में होता है। इनका उदाहरण क्या है बेटा? घास कुल के जितने भी पादप है इनका उदाहरण होगा। गटेशन के लिए कौन ज्यादा जिम्मेदार होता है? रूट प्रेशर सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। और गटेशन के लिए कौन से स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल होंगे? तो स्टोमेटा का नाम क्या है? हाइड्रेथॉट्स। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 58, खाने योग्य कवक है राइजोबियम। राइजोबियम बेटा बैक्टीरिया है तो ये नहीं होगा। अगेरिकस, एल्ब्यूगो, म्यूकर, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा बेटा? अगेरिकस। इसी के साथ में अगेरिकस के अलावा और कौन सी खाने योग्य कवक होती है? एक होती है बेटा मॉरल्स और एक होती है ट्रफल्स। ठीक है, कौन कौन सी होंगी बेटा जी? अगेरिकस के अलावा अन्य खाने योग्य कवक, स्वादिष्ट कवक कौन सी होंगी बेटा जी? मॉरल्स और व ट्रफल्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइकेन है बेटा। लाइकेन क्या है? किसका ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है? कवक व जड़ का, कवक व शैवाल का, शैवाल और जड़ का, कवक व जीवाणु का। तो बेटा आपको पता ही है कि कवक और जड़ का जो एसोसिएशन होता है उसको अपन कहते हैं माइकोराइजा। और माइकोराइजा लाइकेन के अंदर नहीं आता। तो क्या होगा बेटा? कवक व शैवाल। कवक और शैवाल मिल करके क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। और यही लाइकेन किसके लिए संवेदनशील होता है? प्रदूषण या सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण हेतु संवेदनशील होता है। तो बेटा इसका ध्यान रखना कि लाइकेन कवक और शैवाल का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। लाइकेन SO2 के लिए संवेदनशील होता है, अर्थात जहां पर SO2 का प्रदूषण पाया जाएगा वहां पर लाइकेन अनुपस्थित होते हैं। जेनेटिक शब्द किसने दिया था? बैटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, समद्विपार्श्विक संवहन पूल में उत्तकों का क्रम होता है। तो उत्तकों का क्रम क्या होता है बेटा? डायग्राम की हेल्प से अपन देखते हैं।
चलिए बेटा डिस्कस करते हैं। ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये है जाइलम, ये क्या है जाइलम, ये है जाइलम, ये है आउटर फ्लोएम, आउटर फ्लोएम, ये है इनर फ्लोएम, और ये क्या है बेटा, ये है कैम्बियम, कैम्बियम, ये इनर कैम्बियम है और ये आउटर कैम्बियम है, आउटर कैम्बियम। तो देखिए ये कौन सा आप लोगों ने संवहन पुल या वेस्कुलर बंडल बनाया है। ये जो वेस्कुलर बंडल है बेटा ये एक टाइप का बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल है जिसमें बाहर की ओर फ्लोएम, अंदर की ओर आउटर कैम्बियम या बाह्य कैम्बियम आता है, फिर आता है जाइलम, फिर आएगा आंतरिक कैम्बियम और सबसे लास्ट में क्या आता है यहां पर आंतरिक फ्लोएम आएगा। तो बेटा यहां पर आंसर कौन सा करेक्ट होना चाहिए बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, एक सेकेंड। ये क्या है आउटर कैम्बियम है और ये क्या होगा आउटर फ्लोएम। तो बेटा इसके अनुसार आंसर कौन सा सही होना चाहिए, आउटर कैम्बियम, आउटर फ्लोएम, मिडल जाइलम, इनर फ्लोएम, इनर कैम्बियम, या फिर देखिए पहला आंसर देखिए आउटर फ्लोएम, आउटर जाइलम, मिडल कैम्बियम, इनर जाइलम और इनर फ्लोएम। सेकेंड आंसर है आउटर कैम्बियम, आउटर फ्लोएम, मिडल जाइलम, इनर फ्लोएम और इनर कैम्बियम। नेक्स्ट है आउटर फ्लोएम, आउटर कैम्बियम, मिडल जाइलम, मिडल कैम्बियम और इनर फ्लोएम। तो बेटा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर क्या पाया जाता है, बाहर की ओर तो पाया जाएगा फ्लोएम और अंदर की ओर क्या पाया जाएगा कैम्बियम। कैम्बियम पाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। निम्न में से किसमें धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं बेटा, तो इसका आंसर होगा नीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतत्वचा सबसे आंतरिक परत होती है, किसकी अंतत्वचा सबसे आंतरिक परत होती है बेटा, तो बल्लकुट की या कॉर्टेक्स की। सबसे इनर लेयर कॉर्टेक्स की कौन सी होगी, एंडोडर्मिस। नेक्स्ट देखिए कॉर्क को उत्पन्न करने वाला कैम्बियम कहलाता है फैलोडर्म, फैलोजन, पेरिबेलम या परिचर्मन। क्या कहलाएगा बेटा, फैलोजन कहलाएगा। ध्यान देखिएगा कॉर्क जिस कैम्बियम से उत्पन्न होता है उसको अपन क्या कहते हैं, फैलोजन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अंतरापुलीय कैम्बियम उपस्थित होता है। अंतरापुलीय कैम्बियम कहां पर उपस्थित होगा बेटा जी, संवहन पूल के अंदर। कहां पे उपस्थित होता है, संवहन पूल के अंदर। ध्यान रखिएगा कैम्बियम भी दो टाइप के होते हैं, एक तो इंट्राफेसिकुलर और एक इंटरफेसिकुलर। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। ये वेस्कुलर बंडल के अंदर की ओर पाया जाने वाला कैम्बियम होगा बेटा, ये है जाइलम, ये क्या है फ्लोएम है, ठीक है। और जब दो वेस्कुलर बंडल के बीच में अगर कोई कैम्बियम प्रेजेंट हो तो उसी को अपन क्या कहते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, अंतरापुलीय कैम्बियम का एग्जाम्पल है, जो वेस्कुलर बंडल के कहां पे पाए जाएंगे, अंदर की ओर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। पराग कोश में एंडोथीशियम कहां पर उपस्थित होती है बेटा, तो पराग कोश के कितने भाग होते हैं, पराग कोश में कितने स्तर होंगे बेटा, 4। पराग कोश के कितने स्तर होंगे, 4 स्तर हैं। एक होगा बेटा एपिडर्मिस, दूसरे का क्या नाम है, एंडोथीशियम,
तीसरे का क्या नाम है? मध्य स्तर, जिसको अपन क्या कहते हैं? मिडल लेयर। और लास्ट क्या कहलाता है बेटा? फोर्थ कौन होता है? टेपिटम। तो एंडोथीशियम किसके बाद में पाया जाएगा बेटा? तो एपिडर्मिस के तुरंत अंदर की ओर क्या पाया जाएगा? एंडोथीशियम पाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एपिडर्मिस के तुरंत अंदर की ओर। क्वेश्चन नंबर 61, कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में बाइकार्बोनेट के रूप में बहती है? कितने परसेंट बहेगी बेटा जी? 70%। नेक्स्ट देखिए, अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में किस रूप में प्रवाहित होता है? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। ठीक है बेटा, या तो इसका आंसर आएगा NaHCO3 के फॉर्म में, या फिर क्या आएगा आंसर? HCO3 के फॉर्म में। HCO3 का मतलब क्या होता है? बाइकार्बोनेट आयन, और NaCO3 का मतलब क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक 100 ml विऑक्सीजनित रक्त में, यानी अशुद्ध रक्त में, कार्बन डाइऑक्साइड को कुप्पिका तक पहुंचाता है। कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड को, कितने ml कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा कुप्पिकाओं तक पहुंचाया जाएगा? 4 ml। जबकि अगर इसका उल्टा कर दिया जाए कि 100 ml शुद्ध रक्त द्वारा लगभग कितनी ऑक्सीजन को कुप्पिका रक्त में पहुंचाती है बेटा? तो कितने ml ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है? 20 ml ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित आयतन को बढ़ते क्रम के हिसाब से लिखिए। तो देखिए, ज्वारीय आयतन का मान कितना होता है बेटा? 500 ml होता है। ठीक है, हम लोगों को कौन सा क्रम लिखना है? बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? 500 ml। इसके बाद में अवशेषी आयतन होता है। अवशेषी आयतन क्या होता है बेटा? एक बलपूर्वक बहिर्श्वसन के बाद में जितनी भी वायु अपने फुफ्फुस में रहती है उसी को अपन क्या कहेंगे? अवशेषी आयतन। इस अवशेषी आयतन को हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1200 ml। नेक्स्ट, अंतः श्वसन क्षमता या IC का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक तो होगा IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, प्लस TV, टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन। बेटा IRV का मान होता है 2500 से 3000 तक, जबकि TV का मान कितना होता है? 500 ml तक। तो आंसर क्या आएगा? 3000 से 3500 तक। तो सबसे अधिकतम मान किसका आ रहा है? IC का। और EC का मान कितना होगा बेटा? EC का मान होता है ERV प्लस TV, 1000 से 1100 प्लस 500। कितना आंसर आएगा बेटा? 1500 से लगा करके 1600। ठीक है, तो यहां पर बढ़ते हुए क्रम में अगर इसको अरेंज किया जाए तो कैसे अरेंज करेंगे? सी, फिर क्या आएगा बेटा जी? फिर A, देन B। तो ये आंसर कहां पर आ रहा है? वही अब इसका करेक्ट आंसर होगा CDAB, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, अभी इसको अपन ने देखा, फेफड़े में लगभग 1200 ml उस वायु रह जाती है, यह कहलाती है। ठीक है बेटा, बलपूर्वक बहिर्श्वसन के बावजूद भी अगर फेफड़े में कोई वायु रह रही है, इसी को अपन क्या कहते हैं? अवशेषी आयतन कहते हैं, जिसको बाहर निकाला नहीं जाता है। नेक्स्ट, फुफ्फुसीय आयतन का मापन किया जाता है बेटा, किससे किया जाएगा? स्पायरोमीटर से। ट्रेकिया को पिचकने से रोकता है। तो बेटा ट्रेकिया में 15 से 16 सी आकार के उपास्थल छल्ले पाए जाते हैं। ये उपास्थल छल्ले आगे से यानी अधर भाग से तो पूर्ण होते हैं, पर पृष्ठ भाग से अपूर्ण होते हैं। यहां पर ये उपास्थल छल्ले ट्रेकिया को पिचकने से क्या करते हैं? रोकते हैं। तो बेटा इसका आंसर क्या पाया जाएगा? उपास्थल वलय। नेक्स्ट देखिए, फुफ्फुस आवरण में सूजन, जैसे ही सूजन आया तो इसका मतलब ही क्या आएगा बेटा? प्लूरिसी। ठीक है, के कारण सीने में क्या होता है? तेज दर्द होता है। तो ये
कौन से रोग में होगा बेटा? प्लूरिसी में। प्लूरिसी के अंदर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है यानी फुफ्फुस का जो आवरण होगा उसमें सूजन पाई जाती है, जिसकी वजह से फुफ्फुस में तेज दर्द उत्पन्न होता है। वायु श्वसन का मार्ग है। देखिए वायु कहां से कहां जाएगी? ट्रैकिया से फेफड़े में जाएगी, फेफड़े से कंठ में, ये उल्टा हो गया, ये गलत है। नाक से कंठ में जाएगी, कंठ से ग्रसनी में जाएगी। अपन को पता है कि ग्रसनी पहले आती है और कंठ बाद में। ये भी क्या होगा बेटा? गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, वायु सबसे पहले नासा छिद्र में जाएगी, फिर कहां जाएगी? ग्रसनी में। करेक्ट है। ग्रसनी से कहां जाएगी? कंठ में। कंठ कहां पे ओपन होता है बेटा? ट्रैकिया के अंदर, श्वासनाल के अंदर। श्वासनाल किसमें खुलेगी? ब्रोंकस में। ब्रोंकस किसमें खुलेगा? ब्रोंकियोल्स में। और ब्रोंकियोल्स अंतिम किस भाग में खुलेगी? कुप्पिका में। तो कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, फेफड़े आवृत किए जाते हैं बेटा। फेफड़ों का जो आवरण होता है, फुफ्फुस का जो आवरण होगा उसको अपन प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, या प्लूरल झिल्ली के नाम से जानते हैं, या फिर और क्या कहा जाता है? प्लूरल कोश मेम्ब्रेन कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वक्षीय गुहा किसके संकुचन से बढ़ती है बेटा? वक्षीय गुहा के आयतन में वृद्धि। पहले तो ये जानो कि आयतन में वृद्धि कब होती है? जब अपन क्या करते हैं? अंतः श्वसन करते हैं। जब सांस अंदर की ओर खींचेंगे तो वक्षीय गुहा के आयतन में क्या होगी? वृद्धि होगी। किस कारण होगी? अब कारण जानेंगे अपन। पहला तो डायफ्राम व EICM में संकुचन की वजह से। किसकी वजह से? EICM में संकुचन की वजह से वक्षीय गुहा के आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है। और जैसे ही वक्षीय गुहा के आयतन में वृद्धि होगी, हमारे फुफ्फुस में प्रेशर यानी दाब का मान कम हो जाएगा बेटा। और जैसे ही दाब का मान कम होता है तो हम पढ़ते हैं कि गैसों का स्वभाव होता है ये अधिक दाब से कम दाब की ओर गमन करती है, अर्थात ये बाहर से यानी वातावरण से हमारे फुफ्फुस में प्रवेश कर जाएगी और क्या हो जाएगा? अंतः श्वसन कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? आंतरिक अंतरा परशुपेशिया यानी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये गलत होगा। डायफ्राम ये करेक्ट है बेटा। फेफड़े और उपरोक्त सभी ये दोनों ही गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव में संवातन की दर होती है 12 से 16 संवातन प्रति मिनट। नेक्स्ट देखते हैं, अंतः श्वसन के वक्त डायफ्राम की पेशियां, अंतः श्वसन के वक्त डायफ्राम की पेशियां क्या होती है बेटा? सिकुड़ती है। डायफ्राम की पेशियों को अपन क्या कहते हैं? डायफ्राम की पेशियां किस नाम से जानी जाती है? फ्रेनिक पेशी के नाम से। किस नाम से जानी जाती है? फ्रेनिक पेशी के नाम से जानी जाती है। फ्रेनिक पेशियों में क्या होगा? संकुचन होगा, फल स्वरूप डायफ्राम चपटा हो जाएगा और वक्षीय गुहा का आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, उच्च श्वसन में सम्मिलित है वही श्वसन या उच्च श्वसन में क्या सम्मिलित है? डायफ्राम और इंटरकोस्टल पेशियों में अनुशीतलन, ये आंसर करेक्ट होगा। संकुचन किसमें होता है बेटा? अंतः श्वसन में होता है। तो अनुशीतलन किसमें होगा? बहिः श्वसन में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदरीय श्वसन को कहा जाता है सामान्य संवातन। ठीक है, सामान्य संवातन को ही क्या कहा जाएगा? उदरीय श्वसन कहा जाता है। नेक्स्ट, किस अवस्था में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस रोग गर्भपात कर सकता है? जब पति क्या हो? RH पॉजिटिव हो, माता RH नेगेटिव हो और भ्रूण क्या हो? RH पॉजिटिव हो। तो ध्यान दीजिए, 3 कंडीशन बनती है बेटा जी। इनमें से एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। एक पिता, एक क्या पूछा जाएगा? माता, और एक क्या पूछा जाता है? भ्रूण। ठीक है, माता और भ्रूण का कॉम्बिनेशन यही जेट 2021 में पूछा गया था। पिता कैसा होना चाहिए? RH पॉजिटिव। माता कैसी होनी चाहिए? RH नेगेटिव। और भ्रूण कैसा होना चाहिए? RH
पॉजिटिव, तब जाकर के तो ये क्या है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस है। अगर पिता RH नेगेटिव, माता RH पॉजिटिव और भ्रूण RH नेगेटिव हो गया तो ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस नहीं है। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस को नहीं दर्शाता है। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, फेरस धातु होती है, फेरस आयन होता है। नेक्स्ट देखिए, ज्वारीय आयतन का मान कितना होता है बेटा, सामान्यतया हम कितनी वायु को अंतःश्वसित और बहिःश्वसित कर सकते हैं, इसका आयतन होता है 500 ml। कितना होता है बेटा, 500 ml होता है। नेक्स्ट, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है, कैल्शियम आवश्यक है। कौन आवश्यक होता है बेटा, कैल्शियम। तो रक्त स्कंदन के लिए एक तत्व या आयन जिम्मेदार होता है जिसका नाम होता है कैल्शियम। ये जेट में सामान्यतया पूछा जाता है। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव नहीं रुकता तो इसका कारण निम्नलिखित में से एक दोष होता है। बेटा देखो, हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, ये कोशिकाएं रक्त के स्कंदन के लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे रसायन का क्या करती है, स्त्रवण करती है। कौन करेगा, बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट। किसका करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन रसायन का स्त्रवण करता है बेटा, और ये रसायन किसके लिए जिम्मेदार होता है, रक्त स्कंदन के लिए जिम्मेदार होता है। अगर किसी व्यक्ति में थ्रोम्बोसाइट की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का रसायन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रक्त स्कंदन नहीं होगा। तो किसी व्यक्ति में अगर रक्त स्कंदन में देरी हो रही है तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि इसके अंदर किसकी कमी हो जाए, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट या बिंबाणु की। तो ध्यान रखिएगा, बिंबाणु को ही अपन और क्या कह रहे हैं, प्लेटलेट्स। क्या कहेंगे बेटा, इसको अपन और क्या कहेंगे, प्लेटलेट्स कहेंगे। प्लेटलेट्स किसका स्त्रवण करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन का। थ्रोम्बोप्लास्टिन रसायन का स्त्रवण होगा और किसके लिए जिम्मेदार है, रक्त स्कंदन के लिए। रक्त स्कंदन के लिए जिम्मेदार। चलिए अब अपन केमिस्ट्री पर आ जाते हैं। जिंक और कॉपर युग्म व अल्कोहल द्वारा एल्किल हैलाइड अपचयन से बनता है। क्या बनेगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या चक्रीय संवर्त यौगिक। बेटा ऑप्शन कमेंट कीजिए, क्या बनेगा यहां पर, एल्केन बनेगा, एल्किन बनेगा, एल्काइन बनेगा या साइक्लिक कंपाउंड्स बनेंगे। तो क्या बनेगा बेटा जी, एल्केन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एथिल आयोडाइड व एन प्रोपिल आयोडाइड के मिश्रण से वुड्स अभिक्रिया द्वारा निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन नहीं बनता, एन ब्यूटेन, प्रोपाइन, एन पेंटेन या एन हेक्सेन। आंसर कमेंट कीजिए, क्या नहीं बनेगा बेटा जी, क्या नहीं बनना चाहिए, प्रोपाइन नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न किसको एकल लवण लेकर कॉल्बे विद्युत अपघटनीय विधि से नहीं बनाया जा सकता है। किसको नहीं बनाया जा सकता है बेटा, मिथेन को नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 83 का क्या होगा, ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में कार्बन कार्बन बंध का निर्माण नहीं होता है, ग्रिग्नार अभिकर्मक का जल अपघटन। क्वेश्चन नंबर 85। एल्केन बनाने के लिए ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाई जाती है, अल्कोहल से, प्राथमिक एमीन से, एल्काइन से या इनमें से सभी। तो बेटा एल्केन बनाने के लिए किन किन से अभिक्रिया करवाई जा सकती है, बताइए, कमेंट कीजिए आंसर कमेंट कीजिए, इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 85 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, अभिक्रिया में ये अभिक्रिया है बेटा, इसमें से X क्या होगा, X होगा D NH2 NH2 OH माइनस। नेक्स्ट देखिए, आइसोब्यूटायरिक
एसिड के विकार्बोक्सिलीकरण से प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? आइसोब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या निम्न में से कोई नहीं। आंसर कीजिए, इसका क्या आंसर होना चाहिए 87 का? ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम ब्यूटायरेट के विद्युत अपघटन पर एनोड पर प्राप्त होता है ब्यूटेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल्बे अभिक्रिया निम्न एल्केन बनाने के लिए उपयुक्त होती है। कौन सा, क्या बनाने के लिए उपयुक्त होगी बेटा? सम संख्या युक्त कार्बन परमाणु वाले एल्केन बनाने के लिए इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, मेथाइल क्लोराइड के क्लोरीनीकरण के लिए कौन सा जोड़ा श्रृंखला संचरण पद का है? कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, वायु की अनुपस्थिति में एल्केन का ताप अपघटन कहलाता है। बताइए, आंसर कमेंट कीजिए। क्या कहलाएगा बेटा? भंजन या पायरोलाइसिस। प्रोपिल ब्रोमाइड एल्कोहल एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया द्वारा देता है। क्या देगा बेटा? प्रोपेन देगा या प्रोपीन देगा, ब्यूटेन देगा या एसिटाइलिन देगा। 92 का आंसर कमेंट कीजिए एक बार। क्या आंसर होगा बेटा जी? प्रोपेन होगा, प्रोपीन होगा, ब्यूटेन होगा या एसिटाइलिन होगा? क्या आंसर होगा बेटा इसका? ऑप्शन नंबर बी, प्रोपीन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न किस यौगिक का एल्कोहलिक KOH द्वारा विहाइड्रोक्लोरीनीकरण अत्यधिक आसानी से हो सकता है? किसका अत्यधिक आसानी से विहाइड्रोक्लोरीनीकरण हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि कौन सी है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक है या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या फ्री रेडिकल एडिशन है? नाभिक स्नेही योग है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योग है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन है या मुक्त मूलक योग है? तो बेटा इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोस्नेही योग। मार्कोनिकॉफ नियम का निम्न को जोड़ने के लिए उपयोग में आता है। किसको जोड़ने के उपयोग में आएगा बेटा? द्विबंध पर अम्लों के योग के लिए हम कौन सा नियम उपयोग में लेते हैं? मार्कोनिकॉफ का नियम उपयोग में लेंगे। खराश अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? तो बेटा एनी पेरोक्साइड, यानी कोई भी पेरोक्साइड इसको इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग में ली जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, प्रोपिन को 1 प्रोपेनॉल में ऑक्सीकरण द्वारा बदला जा सकता है। ए इसे परिवर्तन में कौन से अभिकर्मक का उपयोग किया जा सकता है? किसका उपयोग किया जाएगा बेटा? इस रिएक्शन में अपन किसका यूज लेंगे? B2H6 तथा क्षारीय H2O2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, बेयर अभिकर्मक है, बेयर रिएजेंट्स हैं, एल्कलाइन पर मैग्नेट सॉल्यूशन या क्षारीय? ये क्या है बेटा जी? क्षारीय है। क्षारीय पर मैग्नेट विलयन का उपयोग हम लोग बेयर रिएजेंट के फॉर्म में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, 2-मेथिल 2-ब्यूटेन के ओजोनी अपघटन का उत्पाद है। बताइए कौन सा उत्पाद यहां पर ओजोनी अपघटन का होगा? दोनों एल्डिहाइड व कीटोन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशाखित एल्कीन ओजोनी अपघटन द्वारा देते हैं। केवल कीटोन, केवल एल्डिहाइड व कीटोन या उपरोक्त सभी? आंसर कमेंट कीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर कमेंट कीजिए। अशाखित एल्कीन ओजोनी अपघटन द्वारा क्या देते हैं? केवल कीटोन देंगे या एल्डिहाइड देंगे या कीटोन और एल्डिहाइड दोनों देंगे और उपरोक्त सभी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। क्या आंसर होगा बेटा? केवल एल्डिहाइड। नेक्स्ट देखिए,
एथिल ब्रोमाइड को किसके साथ गर्म करने पर 1 ब्यूटाइन बनता है? किसके साथ गर्म करने पर 1 ब्यूटाइन बनेगा बेटा? सोडियम एसीटिलाइट के साथ में अगर गर्म किया जाए तो क्या बनेगा? 1 ब्यूटाइन का निर्माण होगा। 101 का आंसर कौन सा होगा बेटा? 101 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, निम्न किससे एक ही पद में एसिटिलीन बनाई जा सकती है? प्रोपाइन से, एथीन से, एथाइलिन डाइक्लोराइड से, या सोडियम एसीटेट से? किससे बेटा एसिटिलीन बनाई जा सकती है? बताइए, कमेंट कीजिए 102 का आंसर। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? एथाइलिन डाइक्लोराइड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 103, इस अभिक्रिया में X है, X क्या है बेटा? बताइए, X यहां पर क्या हो सकता है? इस रिएक्शन को देख करके कमेंट कीजिए, इसमें X कौन सा रिएजेंट है? बताइए, इस अभिक्रिया में X कौन सा रिएजेंट हो सकता है? कौन सा रिएजेंट होगा? QH/C2H5OH। नेक्स्ट देखिए 104, इसमें A कौन सा कंपाउंड होगा बेटा? ए कौन सा कंपाउंड हो सकता है? आंसर कीजिए, ए कौन सा कंपाउंड होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। नेक्स्ट देखिए, प्रोपाइन के जल अपघटन से बनता है, क्या बनेगा? बताइए, कमेंट कीजिए, 1 प्रोपेनॉल बनेगा, या 2 प्रोपेनॉल बनेगा, या प्रोपेनल बनेगा, या प्रोपेनॉन बनेगा? 105 का आंसर कमेंट कीजिए, क्या यहां पर बन सकता है? क्या बनेगा बेटा? प्रोपेनॉन बनेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 106, एथाइन पर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जल की योगात्मक अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा बेटा? उपरोक्त में से एक भी नहीं प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखिए, इस अभिक्रिया में X क्या है? बताइए, इस अभिक्रिया में X क्या है बेटा? कौन सा कंपाउंड X के फॉर्म में बनेगा? CH3 CH2 डबल ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा। नेक्स्ट देखिए 108, निम्न में से कौन सा यौगिक टोलुइन अभिकर्मक के साथ क्रिया द्वारा अवक्षेप नहीं देता? एथाइन, 1 ब्यूटाइन, 3 मैथिल 1 ब्यूटाइन, या 2 पेंटाइन? आंसर कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 108 का। यहां पर कौन सा आंसर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है? कौन सा आंसर सबसे ज्यादा करेक्ट है? बताइए, 108 का आंसर कमेंट कीजिए बेटा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? डी जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वेस्ट्रोसोल एक विलायक है जिसे बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो बेटा कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे। फिनॉल को निम्न किसके साथ में आश्रित करने पर बेंजीन प्राप्त होती है? किसके साथ में आश्रित करेंगे बेटा? क्या यूज करेंगे बेंजीन बनाने के लिए? जिंक डस्ट को यूज करेंगे या जिंक रज को यूज किया जाएगा? बेंजीन सघुम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया कर देता है। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, और उपरोक्त सभी। तो बेटा 111 का आंसर एक बार कमेंट कीजिए, क्या यहां पर अप्रोप्रिएट आंसर होगा बेटा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहां पर आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 112, बेंजीन बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया कर क्या बनाती है? क्या बनाएगी बेटा? बेंजोफिनॉन बनाएगी। क्या बनाएगी? बेंजीन। जब बेंजीन बेंजीनॉइल क्लोराइड के साथ क्रिया करेगी तो बेंजोफिनॉन का प्रोडक्शन करेगी। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रिक एसिड सांद्र H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड से नाइट्रीकरण तथा सघुम H2SO4 से सल्फोनीकरण प्रक्रम में वास्तविक आक्रमणकारी स्पीशीज है। कौन से स्पीशीज है बेटा जी? बताइए, आंसर दीजिए। NO2+SO3 यहां पर आक्रमणकारी स्पीशीज होगी। टोलुइन में नाइट्रीकरण द्वारा अंतिम उत्पाद क्या प्राप्त होगा? ऑर्थो पैरा नाइट्रोटोलुइन। क्वेश्चन नंबर 115, एन ब्यूटेन के
ताप अपघटन पर प्राप्त होता है। ताप अपघटन पर क्या प्राप्त होगा? एथीन तथा एथेन। 115 का आंसर क्या जाएगा बेटा जी? 115 का आंसर जाएगा सी, एथीन तथा एथेन। नेक्स्ट देखिए 116 CnH2n+2 के पूर्ण दहन में आवश्यक ऑक्सीजन के मोलों की संख्या होगी 3n+1/2 ऑक्सीजन यहां पर चाहिए होंगे। इतने मोल ऑक्सीजन की यहां पर आवश्यकता होगी। नेक्स्ट देखिए प्रोपीन जब 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्लोरीन से क्रिया करता है तो ये किसका उत्पादन करेगा? 117 का आंसर कमेंट कीजिए बेटा। प्रोपेन जब 500 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा? बताइए, आंसर कीजिए। 117 का आंसर क्या आंसर आएगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए, CH2Cl.CH डबल बॉन्ड CH2 यहां पर आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रोपेन जब HBr परऑक्साइड की अनुपस्थिति में योग के प्रथम पद में निम्न का योग होता है। किसका योग होगा बेटा जी? हाइड्रोजन आयन का योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्न अभिक्रिया क्रम का अंतिम उत्पाद है। तो बेटा इसका अंतिम उत्पाद बताइए, इसका अंतिम उत्पाद क्या हो सकता है? बताइए, कमेंट कीजिए। 119 का आंसर क्या आंसर जाएगा? C2H5OH एथिल एल्कोहल। 120 का आंसर देखिए, बेंजीन के क्लोरीनीकरण में कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही यहां पर प्रयुक्त किया जाएगा? क्लोरीनियम आयन का यहां पर उपयोग किया जाएगा। तो बेटा देखिए एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है। तो अगर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर में अगर आपको लगे कि हाँ कोई करेक्शन है, ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस टेस्ट सीरीज को बार बार सॉल्व कीजिए। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। आज के सेशन के लिए थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं।